चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हमें कौन सा डिस्कस करना है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोस्पेक्टस कंप्लीट करा दिया था। यस, प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। एंड आई होप सो कि आपने उसको रिवीजन वगैरह भी किया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा शेयर सर्टिफिकेट को लेके। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेके भी एग्जाम में समटाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से चीजों को समझना है कि बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जी, टॉपिक शेयर सर्टिफिकेट। टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिए। इससे रिलेटेड हमारे कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 45, 46 और एक पढ़ाऊंगा 56। ठीक है, बोलो जी। हाँ, तो बेसिकली सेक्शन 45, 46 एंड 56 एसोसिएटेड है बेटा, किससे रिलेटेड? हमारे शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो सर इन जनरल अगर मैं पूछूं शेयर सर्टिफिकेट है क्या, हाँ, तो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सपोज देयर इज अ कंपनी। क्या है बेटा, यहाँ पर एक कंपनी है, रेस्पेक्टिव द फैक्ट्स, पब्लिक है कि प्राइवेट है? प्राइवेट कंपनी। क्या है बच्चे? प्राइवेट कंपनी। और या फिर पब्लिक कंपनी। दोनों ही कंपनीज के ऊपर बेसिकली प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ये जो कंपनी है, मान लो इसने इशू किया शेयर्स या वट एवर, ठीक है। तो कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? शेयर्स इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? शेयर्स, ठीक है। तो पब्लिक या फिर सिलेक्टेड पर्सन। हाँ, और मान लो इन्होंने कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए हैं जी? बाय कर लिए, यानी कि सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ कंपनी, है ना। इन्होंने कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए बच्चे? सब्सक्राइब कर लिए। बोलो जी। हाँ, अब जब शेयर सब्सक्राइब करें हैं तो इसमें आता है सर, जैसे ही शेयर सब्सक्राइब करेंगे ये क्या बन जाएंगे कंपनी के? शेयर होल्डर। क्या बन जाएंगे? या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ? मेंबर। बोलो। हाँ जी। अच्छा, इनके पास क्या एविडेंस है कि शेयर होल्डर है? तो भैया कंपनी को, इनको जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेस करे हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट। क्या इशू करेंगे बेटा? एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसमें बेसिकली बेटा जो भी आपने शेयर परचेस करे हैं वो सारी चीजें मेंशन होंगी, यानी कि डिटेल अबाउट शेयर्स, उससे रिलेटेड जो पेमेंट हुआ है वो, एंड अदर डिटेल मेंशन होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल क्या होगी बेटा इसमें मेंशन होगी। अब जब शेयर सेट, ये जो सर्टिफिकेट है, इसी को हम एक नाम देते हैं, क्या बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। क्या नाम देते हैं बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग नाउ? हाँ, तो सर अब इसको लेके ना कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि शेयर सर्टिफिकेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करने हैं बेटा, सेक्शन 45, सेक्शन 46 और सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग। समझे? लिखो जरा इसे। तो हम टाइम पे क्यों नहीं आते भाई?
हो गया बेटा। सो शेयर सर्टिफिकेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। या अब जरा आगे बढ़िए इसका। सुनो, अगर कोई व्यक्ति शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है, तो हम मानते हैं कि सर ये ना प्राइमा फेसी एविडेंस है। क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस है कि वो उन शेयर्स का मालिक है। क्या है बेटा? मालिक है, ओनर है। ठीक है, देखिए, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। मतलब प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देख रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि उसके अलावा हम कुछ और डॉक्यूमेंट चेक करने वाले नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शेयर सर्टिफिकेट बिकम द एविडेंस फॉर द होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन ऑफ सच शेयर्स। सपोज मान लो आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, राइट, किसी एक्स कंपनी का, और उसमें 1000 शेयर्स आपके नाम पे लिखे हुए हैं। तो दैट मीन्स वो प्राइमा फेसी एविडेंस होगा। क्या होगा बेटा? प्राइमा फेसी एविडेंस कि दैट द 1000 शेयर्स इज इन योर नेम। ठीक है, वो जो 1000 शेयर्स है वो आपके नाम पे हैं, तो उसका एविडेंस होगा। ठीक है। तो अब जरा सुनो, वैसे मैं सेक्शन 45 आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 45 कहता है कंपनीज एक्ट, हर शेयर्स का एक डिस्टिंग नंबर होगा। क्या होगा बेटा? लिस्टिंग नंबर होगा एंड इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, राइट। जैसे एक शेयर है, उसका एक लिस्टिंग नंबर होगा, सेकंड है दो। जैसे मान लो कि मैं 1000 शेयर जो है स्टार्टिंग वाले ही, तो आपका लिस्टिंग नंबर क्या होगा? 1 से लेके 1000 तक, है ना। अच्छा, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति में शेयर शो हुए, मान लो 500 के, तो कितना हो जाएगा? 1001 से लेके 1500 तक के। तो दैट मीन्स हर शेयर का एक डिस्टिंग नंबर होता है। बट क्या डिस्टिंग नंबर डीमेट फॉर्म में होता है क्या? नहीं सर। तो इसका एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था सर, कि सर डिस्टिंक्ट फॉर्म है। जैसे हावेवर such distinction shall not be required as per the provision of section 45 if the shares held by the person whose name entered in the holder of beneficial interest in the record of depository। मतलब सिंपल सी बात है, आपने शेयर होल्ड करे हुए किस फॉर्म में बेटा? डीमेट फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? यानी कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, डीमेट फॉर्म में शेयर्स हैं, या किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो डीमेटाइजेशन सबके लिए मैंडेटरी हो गया बेटा। ठीक है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी। एंड ऑब्वियसली बात है, सारे कंपनीज को डीमेट फॉर्म में अपने शेयर रखने पड़ेंगे। तो अगर अपने डीमेट फॉर्म में शेयर रखे हुए हैं ना, तो उस केस में बेटा किसकी जरूरत नहीं है आपको? लिस्टिंग नंबर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भैया। अब प्रश्न आता है सर, शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? राइट, हु कैन साइन शेयर सर्टिफिकेट? अब इस पर जरा ध्यान सुनना, कि एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेक्शन 46 यहाँ पे कहता है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सील इफ एनी। अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट अपने इशू करा है कंपनी कॉमन सील में ऑफ कंपनी, और साइंड बाय कितने बेटा? दो डायरेक्टर। है कि कम से कम दो डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, या फिर एक डायरेक्टर साइन कर ले और दूसरा कौन साइन कर ले बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी में सीएस की अपॉइंटमेंट हुई है तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ द पर्सन ऑफ सच शेयर्स। का मतलब सुनो, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी किसमें? कॉमन सील में। किसमें बेटा? कॉमन सील में। उसमें बेसिकली सिग्नेचर कौन करेगा? कम से कम दो डायरेक्टर। कौन बेटा? दो डायरेक्टर। अगर मान लो दो डायरेक्टर नहीं कर रहा है, एक डायरेक्टर कर रहा है, तो उसके साथ कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। क्या सीएस को अपॉइंट करना मैंडेटरी है क्या? हाँ, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, चलो एक बार इधर देखो। सीएस की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है बेटा, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। एक वर्किंग नोट सुनिएगा, सिचुएशन क्या है ध्यान समझो। शट अप। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। किसको अपॉइंट कर रहे हो आप? कंपनी सेक्रेटरी को। क्या अपॉइंट करना मैंडेटरी है सीएस को? देखो भैया, एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 203। कौन सा सेक्शन है बेटा? 203, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बात करता है। किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपीस। हाँ, सुनो ध्यान से। ये बात करता है अपॉइंटमेंट करिए किसकी बेटा? के एमपीस की। किसके बेटा? के एमपीस की। तो सर कंपनी सेक्रेटरी क्या केएमपी के डेफिनेशन में आता है? यस। कंपनी सेक्रेटरी फॉल अंडर केएमपी। यानी कि सीएस फॉल करता है किसमें बेटा? केएमपी में। तो सर बट ये जो सेक्शन है ना, ये हर कंपनी के ऊपर थोड़ी एप्लीकेबल है।
ये सेक्शन हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सर किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? तीन सिचुएशन है यहाँ। लिस्टेड कंपनी, कोई सी भी लिस्टेड कंपनी हो उसके ऊपर बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक अनलिस्टेड। और एक होता है हमारे पास क्या? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कंसेंट्रेशन से। अब जब मैं लिस्टेड कंपनी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? या पब्लिक अनलिस्टेड की या फिर प्राइवेट कंपनी की। ठीक है सर, इसमें तो एज सच कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी कि हर कंपनी में जो लिस्टेड है वो अपॉइंट करेगा किसको? सीएस को। किसको अपॉइंट करेगा बेटा? सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, अच्छा। बट जब मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं तो यहाँ पर हर पब्लिक कंपनी का वर्ड नहीं है। हर पब्लिक कंपनी का वर्ड नहीं है। कहता है सर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ या उससे ज्यादा है। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल बेटा रुपीज कितनी है? 10 करोड़ और मोर है, इनको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। राइट, बोलो बच्चों। तो इस केस में बेटा अपॉइंट करना सीएस को मैंडेटरी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका मतलब सर हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो वो मैंडेटरी नहीं है ना। 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं 1 करोड़, अगर 10 रुपए की शेयर प्राइस है आपकी तो कितने हो गए बेटा? 10 करोड़ हो गया ना। सो 10 करोड़ कैपिटल रुपीस के फॉर्म में देखना है। किसके फॉर्म में देखना है? रुपीस के फॉर्म में। तो उन प्राइवेट कंपनीज को, उन पब्लिक कंपनीज को मैंडेटरी हो जाएगा क्या बेटा? सीएस को अपॉइंट करना। अगर आप सीएस अपॉइंट नहीं करते हो तो प्रॉब्लम। अच्छा, खैर अब जरा सुनो ध्यान से। तो सर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक कंपनी है, मैं अभी लिस्टेड कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो सीएस होगा ही होगा, उसका कोई चारा नहीं है। सर कंपनी ऐसी है, दो केसेस है। केसेस इन विच सीएस अपॉइंटेड, मतलब उन कंपनीज के केस में जहां पर सीएस का क्या बेटा? केसेस इन विच सीएस नॉट अपॉइंटेड। सीएस नॉट अपॉइंटेड, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है। दो केस हो गए ना, सीएस अपॉइंटेड है, सीएस अपॉइंटेड नहीं है। अच्छा, जहां सीएस अपॉइंटेड है तो वहां पे अगर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करने की बारी आई तो उसमें सिग्नेचर किसके हो? वन डायरेक्टर, कंपनी का कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा। और लिखा है एंड, लिखा है एंड, और उस कंपनी का जो सीएस होगा वो उसमें साइन करेगा। कौन साइन करेगा बेटा? सीएस साइन करेगा। बट मान लो जहां सीएस नहीं है तो वहां पे शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कौन करेगा? सर कम से कम दो डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइनिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साइनिंग अथॉरिटी की। तो देयर इज अ बेसिक सिचुएशंस रिगार्डिंग सिग्नेचर इन शेयर सर्टिफिकेट। समझ में आए? बोलो, लिख लो बस। कोई डाउट है तो पूछो।
हो गया जी? बोलो। जैसी हो रही है। छेड़ता वाले तुम छेड़ देगा उसको। तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं बहुत ज्यादा छेड़ने वाली। हो गया दोस्तों? समझ आया कुछ? कौन साइन करेगा? सीएस। दो डायरेक्टर किस केस में? जहां सीएस नहीं है। और जहां सीएस है तो वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। मतलब देखो, अब क्या होता है, टाइमलाइन फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। भैया शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम चार्ट क्या है जी? तो ये है सेक्शन 56 सबसेक्शन 4। वैसे तो देखो आगे चल के हम सेक्शन 56 पढ़ेंगे। सेक्शन 56 बेसिकली होता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को लेके। किसको लेके? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन को शेयर्स को लेके। बट यहाँ पे सबसेक्शन 4 में ना हमें टाइमलाइन सिचुएशन बता रखी है कि जहां पर हम अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं बेटा? इशू कर सकते हैं। बोलो यार। नहीं बोलोगे? एटीट्यूड। अच्छा जी, कोई बात नहीं। दिखा दो एटीट्यूड। क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर आपको लॉ ने प्रोवाइड किया है तो फिर नहीं कर सकते भैया। दूसरा, एनी अदर, सॉरी, एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है वो फॉलो करोगे। ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है या किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, मस्ट डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड एंड ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से। अगर अनलेस प्रोहिबिटेड बाय प्रोविजन क्या है बेटा? कि लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है आपको, आप सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। दूसरा, कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर या अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है उसके बेसिस से आपको शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नीचे दी गई कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रहा? देखो ना। देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान तो सुनना जी, कंसंट्रेशन से। मान लो ये कंपनी है। एक तो मैं इस लैपटॉप से परेशान हो गया मैं इसलिए। देख रहे सूरत में देख रहे हो? क्या है दोस्तों? कंपनी। क्या है बेटा? कंपनी। ठीक है। अब मान लो इस कंपनी को, ये सेक्शन 56 की मैं बात कर रहा हूँ, सबसेक्शन 4 की। किसकी बेटा? जो बताता है कि कंपनी को कब शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। बट ये जो सेक्शन 4 है ना, ये सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पहले देख लेना भैया, तभी कर सकते हो जब अनलेस, मतलब सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 तभी अप्लाई होगा जब तक, अनलेस, पहला क्या बेटा, कंपनी को प्रोहिबिट ना किया हो बाय लॉ, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या फिर ट्राइब्यूनल
या फिर कोई अथॉरिटी। उस केस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 फॉलो नहीं करोगे। क्या फॉलो करोगे बेटा? ये प्रोविजंस, ठीक है। कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो फिर आपको सेक्शन 56 का टाइमलाइन देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, तो इस ऑर्डर के हिसाब से यू हैव टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, है ना। या फिर लॉ ने आपको क्या कर रखा बेटा? प्रोहिबिट कर रखा हो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हो। बट अगर ये तीनों चीजें नहीं है, उस केस में सर हमारे पास एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइम फ्रेम फॉर इशू शेयर सर्टिफिकेट। क्या बेटा? शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का हमारे पास क्या है बेटा? एक टाइमलाइन चार्ट बना हुआ है। अब इसके ना केसेस अलग अलग है। इसके केसेस क्या है बेटा? अलग अलग है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। कब करते हैं सब्सक्राइबर? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो भैया कह रहा है 2 महीने के अंदर, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट है वहां से कर देना भैया, ठीक है। दूसरा कह रहा है अगर कोई भी अलॉटमेंट कर रखी है आपने शेयर्स की, अलॉटमेंट मतलब शेयर इशू किया है प्राइवेट प्लेसमेंट से, या फिर पब्लिक इशू से, या फिर राइट इशू से, या फिर एनी अदर अमाउंट, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम है आपके पास। कितने महीने का बेटा? जिस दिन अलॉटमेंट करी वहां से सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। या फिर आप ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कर रहे हो। सर ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफर मतलब भैया मैंने अपने शेयर्स आपको बेच दिए। क्या कर दिए? ट्रांसमिशन मतलब सर एक व्यक्ति मर गया, अब उसके मरने के बाद उसके शेयर्स किसको मिलेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको? तो भैया कितने महीने के अंदर? 1 month from the date of receipt of the company instrument of transfer under section under subsection 1, or as the case may be intimation through subsection 2 में। मतलब जिस दिन कंपनी को इंटीमेशन मिलेगी कि हाँ भैया शेयर ट्रांसफर हो गए हैं, रिसिप्ट्स मिल गई है, वहां से 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी बेटा? शेयर सर्टिफिकेट इशू। अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा नलायको लल्लूस। अगर डिवेंचर के अलॉटमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? डिवेंचर्स की। तो उस केस में 6 महीने का समय है आपके पास अलॉटमेंट से। सुनिए दोस्तों, बताओ कितने केस है? केस नंबर 1 शेयर्स को लेके। किसको लेके है? केस नंबर 2 किसको लेके है? डिवेंचरवा को लेके। किसको लेके? डिवेंचर्स को लेके। किसको लेके बेटा? हाँ। अच्छा, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे पहला सिचुएशन है सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, सब्सक्राइबर कब होते हैं? बोलो बेटे। एट दी समय ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वट एवर इज, ठीक है। नहीं बोलो? बोलो। अच्छा, तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से कितने दिन के अंदर? 2 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जितने भी लोगों ने बेटा इनकॉर्पोरेशन के समय मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके शेयर्स लिए थे, उनको 2 महीने के अंदर अंदर क्या कर देना? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना। नहीं करोगे वायलेशन हो जाएगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 4, ठीक है। दूसरा केस है, अगर अलॉटमेंट का केस है। किसका केस है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सर अलॉटमेंट जनरली कब होता है? जब कंपनी इशू करती है क्या बेटा? इशू फ्रेश शेयर्स। क्या इशू करते हैं बेटा? फ्रेश शेयर्स, ठीक है। उस केस में है तो कह रहा है भैया अगेन कितने टाइम के अंदर कर देना? 2 मंथ। कितने मंथ? फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ, मैंने बोला अलॉटमेंट, ओह सॉरी, मतलब जिस दिन आपने शेयर्स अलॉट करे वहां से 2 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर देना बेटा? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा, अब अगर किसी व्यक्ति ने शेयर क्या करे हैं बच्चों? ट्रांसफर, या फिर क्या हुए हैं? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। बोलो यार। जी, शेयर ट्रांसफर आपने करे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे साहब? 1 मंथ। 6 महीने कहां से हो गए लल्लू? कितने महीने के अंदर? 1 मंथ फ्रॉम दी रिसिट्स ऑफ, रिसिट्स ऑफ क्या बेटा? ट्रांसफर
एंड ट्रांसमिशन। ठीक है भाई, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग एक रिसिप्ट आपको मिल गई है। किसको मिली है? कंपनी को। उस दिन से 1 महीने के अंदर 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 आप शेयर सर्टिफिकेट दे दोगे। किसको? ट्रांसफरी को। किसको बेटा? ट्रांसफरी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आया समझ? मतलब आ गया नलायक को। आ गया? आ गया। चुन्नी लाल खांस के लिए। खांसी क्यों हो रही है? ऐसे कैसे हो सकती है हमारे क्लास में खांसी? एसी बंद करो। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। एक्चुअली ना बाढ़ आई है दिल्ली में। तो जब बाढ़ आती है ना, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आती है ना। कभी तुम लोग बीमार पड़ोगे, थोड़ा बच के रहना। हाँ जी, डिवेंचर के केस में क्या इशू करूंगा? 6 महीने के अंदर, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर डिवेंचर क्या इशू करोगे यहाँ पे? अबे लल्लू, डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा ना। शेयर सर्टिफिकेट दे दो यहाँ पर भी तो। ठीक है, यहाँ पे क्या इशू होगा? डिवेंचर सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? डिवेंचर सर्टिफिकेट, डिवेंचर शेयर सर्टिफिकेट। समझ आया? सेक्शन 56 सब्सेक्शन 4। नहीं आया मतलब आ ही नहीं सकता तुम लोगों को। चलो ले। नहीं दोनों। अरे क्या, मुझे नहीं पता तुम लोग इतने कमा रहे हो। अरे बाबा, ये ना पूरा कवर करेगा ये। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। जैसे प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही है यार। शर्म आएगा। शर्म। डीमेट वाले में नहीं होगा दोस्त। किसमें? हाँ नहीं होगा डीमेट वाले में। डीमेट वाले में शेयर सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ना, वो ऑनलाइन ही मिलता है। जी मैम। नहीं ऐसा नहीं है, स्मॉल कंपनीज आज भी डीमेट मैंडेटरी नहीं है उसके लिए। सेक्शन 29 ओनली एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी विच इज लार्ज प्राइवेट कंपनी, नॉट ए स्मॉल प्राइवेट कंपनी। पढ़ा है सेक्शन 29? कब पढ़ा? तो हाँ क्यों बोल रहे थे? हम्म। जिंदा है ना, बहुत बोल रहे हैं आजकल ये। अरे कहाँ है बच्चे आज? हर्षिता, प्राची। और क्लास में टाइम पे आया करो, तोड़ दूंगा हड्डियां ना लगे। हैं? जाम लगे ब्रेड के साथ खा जाया करो उसको। निधि इतनी दूर से आ गई है। हैं? तुम लोग पास से नहीं आ पा रहे हो? क्यों निधि? वाह। ठीक है। अपना चश्मा दे दूं? और दे दो। अपना चश्मा दे बच्चे को। चश्मा दे अपना। कितना पावर है तुम्हारा? फैशन के लिए लगा लेगा चश्मा ना लगे। एक्चुअली पता क्या है, जब मैं पढ़ता था सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो इनिशियली मैंने जो चश्मा लगाया था ना, वो ऐसे ही लगाया, शो ऑफ के लिए, ताकि लोग मुझे पढ़ा के समझे। बट बाय लक एंड चांस ये ऑटोमेटिकली फिर लग गया। अब तो सच में चश्मा पहन। क्या है? असल में बहुत बहुत फालतू नहीं बोल रहा हूँ। लाइट इशू नहीं पड़ा सर। लाइट इशू पड़ेगा आगे। अभी कोई सा इशू कहाँ कराया मैंने? अभी जैसे मैंने डीबीआर का कॉन्सेप्ट कराया था आपको, है ना। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी तो तुम्हारा बेसिक 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 चल रहा है। कौन सा है? बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट ही क्यों किया गया है? ताकि वो कंपनी के जो इरेगुलरिटीज चल रही हैं, या कंपनी जो जो भी फ्रॉड एक्टिविटी कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, तो एक्ट एज ए विसल ब्लोअर ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एनसीएलटी को केस चलेगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब वहां बुलाया जाएगा तो क्या बात करेगा वो? बिल्कुल अपनी जो जो भी उसके पॉइंट्स है वो रखेगा एनसीएलटी में जाके। बिल्कुल बताएंगे सर। और एक बात और बता दूं भैया, आपके क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है टॉपिक से ही बने। सम टाइम क्वेश्चंस बिकम फ्रॉम केस लॉस। ऐसा नहीं है कि टॉपिक में हर चीज पढ़ोगे आप। हर चीज आपको टॉपिक में नहीं पढ़ा जाएगा, कुछ चीजें कहाँ पढ़ोगे? केस लॉ में। में एक शेयर कैपिटल सोर्स से एक ही टेंशन का क्वेश्चन तो अरे वो हर बार पैटर्न बदल जाता वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं होगा, सम टाइम कंपनी लॉ में 50 नंबर का डायरेक्टर चैप्टर आ जाता है, और कभी कभी 10 नंबर का भी नहीं आता। उसी के आते ही है। फैक्ट्री एस को तुम ये मान के चलो, फैक्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। बस उसमें से आते ही हर बार आते हैं। जब मैं था उस समय भी आता था, हमारा तो सेकंड ग्रुप में था लेबर लॉ, उसमें भी फैक्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट था। और सर ने जो पढ़ाया सारे पॉइंट्स ताकि जो जितना भी पूछना पूछा है तो आते हैं बस थोड़ा और पढ़ेंगे ना तो आंसर ट्रेनिंग आ जाएगी। मतलब ऐसे में तो आधा पेपर सीधे करना है। सब क्योंकि पॉइंट ही है तो मैं आर्बिट्रेटर से कहीं मर्डर वगैरह से कहीं रिलेटेड थे जनरल एक्सेप्शंस के क्वेश्चन के डॉट इनके इनके टाइम में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। हाँ ठीक है अब थोड़ा बहुत और पढ़ा देंगे पेपर पूरा डन है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा कंपनी लॉ में कैसा आया था? तो हिंदी क्वेश्चन दिखा डर के लिए भी है और करेंगे ऐसे ही बच्चों को 0 नंबर नहीं आता कंपनी लॉ में। अब मैं अगर वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको ना, आधा आधे से आधा क्वेश्चन आ रखे होंगे। भाई एक बात याद रखना, कंपनी लॉ में ना प्राइमा फेसी मत देखना क्वेश्चन को। 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ आएगा कहाँ से पूछा है। पहली बार तुमने पढ़ा ब्लैकआउट हो जाओगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। तो कंपनी लॉ ही तुम्हें ले डूबेगा, अगर ले डूबेगा तो। क्योंकि वहां पे एग्जामिनर की आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस है। क्वेश्चन एक ही तरीका अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है। तो डप्पा हो जाओ तुम्हारा। स्कैनर्स का क्या करना है बताओ? आज मंगवा दूं? कैश नहीं चाहिए मुझे, आई वांट ऑनलाइन। बट इकट्ठा चाहिए। आप एक काम करो, किसी एक व्यक्ति को भेज दो सारे लोग, और वो मुझे भेज देगा। तो टुकड़ों में नहीं आना चाहिए। अरे मतलब सारे कर दो ना, कितने, 3 ही तो ग्रुप हो। ऐसा मत करो। या फिर एक काम करो, एक एक ग्रुप करके, वो जो ग्रुप है तुम्हारा उस हिसाब से कर लो। पहले मैं एक एक उस ग्रुप का मंगा दूंगा, दूसरे ग्रुप का मंगा दूंगा। हो गया। और नेहा, आज भी फास्ट मांगो। बोल रही वैसा एटीट्यूड देगा उसका। कंपनी लॉ में एक्चुअली क्या है ना बेटा, कंपनी लॉ वास्ट है बहुत ज्यादा। जेएचएल में है ही कि तुम्हारा सिलेबस। कम अभी तो शेयर कैपिटल चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ था ये पूरा सितंबर खींचेगा ये चैप्टर। ठीक है ना? और काफी टर्म्स एंड कंडीशंस है। लिंकिंग ऑफ देखो ना, अब इसमें कितने सेक्शन लिंक हो रहे हैं? 3 सेक्शन लिंक हो रहे हैं, 45, 46, 56। है ना? अब इसमें और भी टर्म्स है, फिर केस लॉस के सिचुएशंस है। और कंपनी लॉस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ना एग्जामिनर। भाई 250 सेक्शन कम नहीं होते। ये लिखा आप लोगों ने? समझ आएगी नहीं है मतलब? नहीं आया? नहीं आया? अब एक नोट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी या स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। आईएफएससी सुना होगा आप लोगों ने, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज नहीं होता आईएफएससी कोड। हाँ, उन कंपनीज की बात कराइए। कहते हैं इट शेल डिलीवर द सर्टिफिकेट्स
of all securities to subscriber after the incorporation allotment and transfer transaction within 60 days। मतलब इनके लिए अलग टाइम फ्रेम है। क्या है बेटा इनके लिए? कोई सा भी केस हो, चाहे आप शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे हो कब, इनकॉर्पोरेशन के समय, चाहे आप डिलीवर कर रहे हो अलॉटमेंट के समय, चाहे आप डिलीवर कर रहे हो ट्रांसफर के समय, ट्रांसमिशन के समय बेटा, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है। समझ में? लिखो स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, तो ये शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, चाहे इनकॉर्पोरेशन का समय हो, चाहे अलॉटमेंट का समय हो, चाहे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का समय। ठीक है, बोलो जी। तो चाहे इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, तो इस केस में आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है कितने दिन के अंदर बेटा? विदिन 60 days फ्रॉम द एक्ट या कंडक्ट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन है तो 60 दिन, अलॉटमेंट है तो 60 दिन, और ट्रांसफर ट्रांसमिशन है तो 60 दिन। ठीक है, तो इस केस में बेटा हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है। इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट नॉट ट्यूशन। ये भाई साहब 11th 12th के बुखार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। झूठ बोल रहे हैं। हो गया दोस्तों? क्या पढ़ा हमने? शेयर सर्टिफिकेट, बोलो। बहुत जल्दी नहीं आ रहे हो। वाओ, क्या? अरे मुझे जाना है ना यार, मैं 11 बजे निकलूंगा, 11 सवा 11। ओ माय गॉड, आज डायरेक्टर नहीं होगा? कैसा चलेगा? आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो, वेयर द सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद विद इन कहाँ बेटा? डिपॉजिटरी। द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सब सिक्योरिटीज। यानी कि सुनो, मैं बता ही देता हूँ नाम है। देखो भैया, लिस्टेड कंपनी ना, वैसे ही दुनिया भर के लीगल कॉम्प्लायंस का बोझ है इसके ऊपर। ध्यान तो सुनना बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी ना, जब शेयर्स अलॉट करती, इशू करती है, तो इसने क्या किया होता है ना, कि खुद कुछ काम नहीं करती है ना। इसने क्या करना है, जैसे मान लो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करी, क्या करे बेटा? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करी, ठीक है। और उसके इमीडिएट बेसिस पे, कैसे बेटा? इमीडिएटली ये इंटीमेट कर देगी डिपॉजिटरी को। किसको? डिपॉजिटरी को। कौन होता है डिपॉजिटरी? जो कंपनी के बिहाफ में, राइट, सारे के सारे इशू से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो सर डिपॉजिटरी का काम है इशू करना क्या? सर्टिफिकेट। क्या इशू करना बेटा? सर्टिफिकेट। टू किसको बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर को। बट कमाल की बात बताओ आपको, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना बेटा, ये जनरली बेनिफिशियल होल्डर के नाम पे होता भी नहीं है। ये शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे होता है? डिपॉजिटरी के नाम पे। भाई कंपनी ने जो शेयर इशू करा है ना, वो किसको इशू करा है? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने शेयर्स किसको दिए हैं बेटा? बेनिफिशियल होल्डर को। तो जितने भी लोग शेयर परचेज करते हैं कहां से? डीमेट से, वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते। मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते। एक्चुअली दे आर नॉट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? ये उन शेयर होल्डिंग के क्या है बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर है। क्या है बेटा?
बेनिफिशियरी होल्डर है, ठीक है। तो सर इस केस में शेयर सर्टिफिकेट किसके पास होगा? डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। और एक फॉर्मल ईमेल नोटिफिकेशन जाता है किसके पास बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर के पास, कि आपने फलाने नंबर ऑफ शेयर्स आपके नाम पे डिपॉजिटरी ने होल्ड किया हुआ है एंड यू आर द बेनिफिशियरी होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर्स। बट जब मैं आपको आगे चल के मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर तो मेंबर है, साथ के साथ बेनिफिशियर होल्डर भी क्या है बेटा? मेंबर है। शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भाई याद रखना, शेयर होल्डर सिर्फ वो होता है जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं। क्या बेनिफिशियरी होल्डर ने शेयर होल्ड करे हुए हैं? नहीं सर। शेयर किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। किसके पास? और उन डिपॉजिटरी के पास जो शेयर्स हैं उनके बेनिफिशियर ओनर कौन है बेटा? ये जो पब्लिक ने शेयर परचेज करे हुए हैं, राइट। सो अल्टीमेटली दे आर बेनिफिशियरी, नॉट शेयर होल्डर, ठीक है। तो जो शेयर सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? डिपॉजिटरी को, जिसको हम बोलते हैं जंबो शेयर कैपिटल। जंबो शेयर सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं? जंबो शेयर सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसका बेनिफिशियल होल्डर कौन होता है मैडम? जिनने एक्चुअल में शेयर खरीदे हुए होते हैं। मुझे देखो, क्या हो गया? डाउट है? तो चश्मा लेके आती बेटा। चश्मे वालों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है? अगर आप चश्मा भूल गए, दुनिया उनके लिए अंधी है फिर। हो गया डन? अबे तो जल्दी करो नालायक हो। ओए सोनाली, समझ आ रहा है? नहीं। क्या? अच्छा एक मिनट रुको, इधर देखो। क्या होता है बेटा जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इसका ना एक एग्रीमेंट होता है किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी एक दैट इज इंस्टीट्यूशन रेगुलेटर है बेटा, जो कंपनी के बिहाफ में सारे काम करता है रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो हमारा एग्रीमेंट किसके साथ हो गया? डिपॉजिटरी के पास। हाँ बोल। लिस्टेड कंपनी बेसिकली, ठीक है। इस एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं जो हम इशू कर रहे हैं, वो हैंडेड ओवर कर देते हैं किसको? डिपॉजिटरी को। अब डिपॉजिटरी बेटा इशू करता है शेयर्स। क्या करता है बेटा? इशू करता है क्या बेटा? शेयर्स टू किसको? पब्लिक को, है ना? बोलो बच्चे। और पब्लिक जब कंपनी के शेयर परचेज करेगी, तो वो एक्चुअली में ना शेयर होल्डर नहीं है। वो क्या नहीं है बेटा? एक्चुअली में शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। वो क्या है? शेयर्स तो किसने होल्ड कर रखे हैं? और ये इसने जो शेयर परचेज करे हैं ना, दे बिकम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। ये क्या बन जाते हैं? बेनिफिशियल ओनर या होल्डर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा शेयर्स किसके पास है? और इनके पास तो सिर्फ उसको बेचने का राइट है। क्या बेटा? खरीदने बेचने का क्या इनके पास है? राइट है। यानी कि देखो, कंपनी जब भी कुछ भी काम करेगी, चाहे नोटिस देना है, बोलो यार, चाहे डिविडेंड देना है, चाहे बोनस शेयर्स देना है, वो किसको देगी? और डिपॉजिटरी फर्दर किसको प्रोवाइड करेगी? तो यानी कि सर पब्लिक जो है वो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यानी कि जो जनरली शेयर परचेस कर रही है डीमेट अकाउंट से, किससे बेटा? डीमेट अकाउंट से। उसका बेनिफिशियल होल्डर एक्चुअल में कौन है? पब्लिक। और डिपॉजिटरी क्या है बेटा? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर किसके पास है? तो डिपॉजिटरी क्या हो गई? शेयर होल्डर। भाई शेयर्स को डीमेट में रखोगे ना, तो डीमेट अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? डिपॉजिटरी। और आप उसके क्या है? बेनिफिशियल ओनर है। तो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा या डिपॉजिटरी को? तो इसलिए बेटा जब भी शेयर अलॉटमेंट होंगे तो वो इंटीमेट कर देगी किसको? डिपॉजिटरी को, कि भैया हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं, बाकी देखो। और फिर ये शेयर सर्टिफिकेट उसको मिल गया, और ये बेनिफिशियल होल्डर को क्या कर देगा? इंटीमेट कर देगा कि आपके शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास आ गए हैं, राइट। एंड दैट मीन्स वो उसको इंटीमेशन लेटर दे देगा बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपने इशू कर रखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और कमाल की बात एक और बताता हूँ, कंपनी इनका रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करती है। कौन मेंटेन करती है बेटा? डिपॉजिटरी। क्योंकि सोचो ना यार, अगर कंपनी इतना सरदर्दी पान लगे बिजनेस करेगी, ये सब कर फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला लिस्टेड कंपनी तुम्हारे लाखों शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर होल्डर हैं? तो अगर लाखों शेयर होल्डर डेली बेसिस पे काम, कंपनी सेक्रेटरी पगला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कंपनी सेक्रेटरी 1000 कंपनी सेक्रेटरी रखने पड़ेगा वहां पे, क्योंकि डेली शेयर ट्रांसफर हो लेना भाई। तो वो काम किसको दे दिया? डिपॉजिटरी में। तो तुम झेलो, ठीक है। एक सेक्शन 11 है डिपॉजिटरी एक्ट 1956 का,
वहां पे रजिस्टर्ड मेंटेन होता है किसका, बेनिफिशियर होल्डर का। ठीक है, तो क्या कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर जो मेंटेन करती है उसमें बेनिफिशियर होल्डर का नाम नहीं होगा। समझ में आया ना, नहीं आया तो मैं आ गया। इसलिए कह रहे बेटे यहाँ पे कि आप इंटीमेशन किसको दोगे, डिपॉजिटरी को, और फर्दर डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी इंटीमेट किसको कर देगा, शेयर होल्डर्स, यानी कि सॉरी बेनिफिशियर होल्डर को। किसको बेटा, बेनिफिट। तो क्या बेनिफिशियर होल्डर शेयर होल्डर है, नहीं सर, दे आर जस्ट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स, और शेयर्स एक्चुअल में किसने होल्ड कर रखे हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट किसका होगा, डिपॉजिट। समझी, सब कुछ रहेगा बेनिफिशियल होल्डर का, बस किसके थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू। राइट, डिविडेंड मिलेगा किसको, डिपॉजिटरी को, वो फर्दर किसको देगा, है ना, वो सिर्फ होल्डर है, आपके ब्याह पे रख रहा है, देगा आपको, नोटिस मिलेगा, आपको इंटीमेट करेगा, हर चीज कंपनी किसको देगी, और डिपॉजिटरी फर्दर किसको इंटीमेट करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, बेनिफिशियल होल्डर। समझ में आया। टाइम क्या हो रहा है भाई, लेट क्यों आ रही हो। मैं तो कल नहीं बताया था मैंने। क्यों कोई लेट, कौन सा क्वेश्चन, कोई ठीक है। यार मैं ना थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल, क्या हो रहा है? परेशान हो गया, परेशान हो गया हूँ, परेशान बेटे, शादी हो जाएगी ना फिर पढ़ाने आऊंगा मैं, नहीं नालायक। इनकी क्लास है, छपरी पीपल्स, क्लास कितने बजे है, क्लास कितने बजे है, इसमें, हाँ। हाँ तो वो बाइफरकेशन है ना, वो एक ही चीज का एलोब्रेशन है, किसमें, समझा नहीं मैं, पता किसका, टेस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देखते हैं अभी। 2 दिन में अरेगेंट खत्म। और ये कौन है, फिर वो पर्दा लगा के आ जाओ, ना मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा ऐसे। जा भाई जल्दी। क्या हुआ पैर में, कोई बात, क्या बोलते हो तुम। अब मान लो हमने सोनाली को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, अब ये चाय पीने की शौकीन, चाय पीने थी, शेयर सर्टिफिकेट नहीं रखा हुआ था, चाय पीते पीते चाय गिरा दी किसने, शेयर सर्टिफिकेट में। अब कमाल की बात जानते हो कि उसमें इसका नाम ही मिटा सबसे पहले, और फिर जितने शेयर होल्ड करके थे वो मिट गया। क्या वो शेयर सर्टिफिकेट का काम गया, खराब हो गया ना। हाँ, या फिर इसके बच्चों ने फाड़ दिया, राइट, इसके बच्चे शेयर सर्टिफिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने कहा मम्मी क्या है ये, तो फाड़ दी। ठीक है, अब जरा सुनो क्या, वो शेयर सर्टिफिकेट तो खराब हो गया, अब सोनाली के तो लाखों के शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो चुकी है। अब सोनाली क्या करेगी, तो सोनाली जैसे नलायकों के लिए कॉन्सेप्ट आया क्या बेटा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में, किसका, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का।
जो कि आया किसमें बेटा, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में। कहते हैं स्टेट दैट अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में बी इशूड इफ सर्टिफिकेट क्या हो जाए बेटा, प्रूव टू हैव बीन लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉयड, खो गया है या फिर क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रॉयड हो गया है या फिर डिफेस्ड हो गया है, वही खराब हो गया है, म्यूटिलेटेड, टोन, फाड़ दिया किसी ने, सरेंडर टू द कंपनी। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मतलब जो खराब हो गया सर्टिफिकेट, जो खो गया उस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर या फिर कुछ एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। बाकी केस में डिस्ट्रॉयड हो गया है, डिफेस्ड हो गया है, फाड़ दिया है किसी ने, या फिर जैसे होता है ना कुछ डॉक्यूमेंट बहुत पुराने रखे होते हैं और रखे 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 खराब हो जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड कि वो डिफेस्ड हो गए हैं। क्या होगा बेटा, होता है ना ऊपर वाला चीज नीचे छप जाता है, राइट। सो दैट मीन्स ऐसे सर्टिफिकेट आप क्या करोगे, कंपनी को सरेंडर, और कंपनी उस बेसिस पर आपको क्या इशू कर देगी, नए सर्टिफिकेट इशू कर देगी। समझे, बोलो यार। हाँ जी, तो ये है बेटा सेक्शन 46 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात होती है, सबसेक्शन 2 में बेटा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात होती है। मुझे अभी तक देखो यार, हाँ जी, बेनिफिशियल होल्डर का होगा ही नहीं ऐसा, क्यों? क्योंकि सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली है ना बेटा, उसके बच्चे तो होंगे बट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं छेड़ेंगे। देखो क्या लिखा हो, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, दूसरा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट रूल क्या है बेटा, रूल 5 फॉर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। ये इशू होगा कब, जब शेयर्स अलॉट होंगे, कोई फीस वगैरह इसकी नहीं लगेगी। इसका टाइमलाइन क्या बेटा, दो पढ़ा चुका ऑलरेडी, 2 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ। रिकॉर्ड मेंटेन होगा किसमें बेटा, MDP 2, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। पेनल्टी लगेगी बेटा कंपनी को अगर इशू नहीं करते, बिल्कुल लगेगी सर। देखो, वेर एनी डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजन, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर 50,000 रुपीज पेनल्टी। यानी कि 50,000 रुपए तक की आपको क्या लग सकती है बेटा, पेनल्टी लग सकती है। समझे। अच्छा, दूसरा क्या लिखा देखो भाई, आपको कब, जब आप ओल्ड सर्टिफिकेट को सरेंडर करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो नया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी यहाँ पे चार्ज कर सकती है क्या बेटा, फी, मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है, मे लिखा ना, मे चार्ज फीस फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बट किससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, 50 रुपए पर सर्टिफिकेट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 सर्टिफिकेट इशू करने हैं तो 100 रुपए मैक्सिमम। कैसे कम हो सकता है, बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे 10 रुपए भी रख सकते हैं, 60 रुपए रख सकते हैं क्या, नहीं। तो लॉ ने बोल दिया 50, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम जरूर हो सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होगा, लिस्टेड कंपनी है तो 45 दिन के अंदर अंदर, और अनलिस्टेड है तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसका फॉर्म कौन सा है बेटा, SH2 में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को मार्केट शेयर होल्डर को इशू करेंगे। समझ में, बोलो, नहीं है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 5, इफ कंपनी विद इंटेंशन टू defraud issue duplicate share certificate of the shares, the company shall punishable with the fine not less than कितना बेटा, 5 times of the value, जो फेस वैल्यू है शेयर्स की, वो इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट इट मे बी एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द सच शेयर्स, या फिर ₹10 crore विच एवर इज हायर, एंड एवरी ऑफिसर शैल बी डिफॉल्ट इन द लायबल फॉर सेक्शन 447। अच्छा सुनो, वो पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, बुक से देख लेना, खुद के शॉर्ट नोट भी बना लेना। अगर ऐसा मैं सब कुछ लिखा लेना पगला जाऊंगा, ठीक है। मान लो कंपनी ने ना, एक कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, आपने बेटा इशू किया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, क्या इशू किया बेटा, और यहां पे आपकी इंटेंशन थी फ्रॉड करने, विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। सर इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है, कोई बताएगा, एनीवन, सॉरी, उससे क्या फायदा है भाई, फ्रॉड तो तब होगा जब फायदा होगा। मैं फ्रॉड क्यों करूंगा, जेल जाने के लिए, नहीं ना, किस लिए करूंगा, अपने बेनिफिट के लिए। समझ में आ रहा है, फ्रॉड क्यों करा जाता है, अपने बेनिफिट। तो डायरेक्टर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं डुप्लीकेट क्यों, क्या हो रहा फायदा उनको, विच काइंड ऑफ बेनिफिट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
50 रुपए, 50 रुपए के लिए फ्रॉड कर दूं मैं? हे मेरे रामा, हे मेरे प्रभु। अब बेटा देखो, जीवन में अगर फ्रॉड करना ही है तो 50 करोड़ की करो, 50 रुपए के थोड़ी। ताकि जेल भी जाओगे तो कुछ पैसे देके बाहर आ जाओगे। मान लो 50 करोड़ का फ्रॉड किया, पुलिस वाले बोला भाई 10 करोड़ रुपए ले ले। पुलिस वाले ने जिंदगी में 10 करोड़ नहीं देखे होंगे। उसको 10 करोड़ दोगे, वो खुश हो जाएगा नहीं होगा? तुम्हारी चार्जशीट फाड़ देगा, बोलेगा नहीं कुछ नहीं, ऐसे पकड़ा था टाइम पास के लिए। राइट। तो उस केस में क्या होगा? 40 करोड़ से मजे करना जीवन के फिर। मेरे साथ फ्रॉड करना सिखा रहे हो? बताओ जल्दी बताओ। चलो बताता हूँ। मान लो ये थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं प्राची का। शट अप। मान लो प्राची, ये एक कंपनी की डायरेक्टर है। कंपनी की क्या बेटा ये? डायरेक्टर है, गलती से बन गई है डायरेक्टर। अब जरा सुनो ध्यान से। डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ठीक, अरे अरे, वो कम पा गया। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पर एक पर्सन है, एक बिहार से ले लेते हैं किसी को। राइट, अब सुनो ध्यान से। मान लो सोनाली ने क्या किया, इसने कहा यार देख बहन, मेरे पास ना इस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। क्या है बेटा? शेयर सर्टिफिकेट है। और वो मैंने शेयर लिए थे 5 लाख रुपए की वैल्यू, और ये खराब हो चुके हैं, डिफेस हो चुके हैं। बच्चों ने क्या करा, मस्ती मस्ती में फाड़ दिए। बड़े शैतान बच्चे हैं, क्या बताऊं। ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या? देख तो मेरी दोस्त है, सीएस हम साथ में थे। एक काम कर, मुझे ना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दे, बट 50, सॉरी 5 लाख के नहीं। कितने के? 50 करोड़ के। फाड़ रखा है, किसको क्या पता लग रहा है? शॉर्ट हो गया, बोल देंगे कि इतने का था। प्राची ने कहा कि मेरा क्या फायदा है उसमें? राइट। इसने कहा कि अगर तू मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है अंडर योर साइन, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, पुराना वाला सबमिट कर देंगे भाई। 5 लाख लिखा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा देंगे खुद ही, है ना, और आपको दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, बट मेरा फायदा क्या है? तो अगर मान लो तू शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है मुझे कितनी वैल्यू के? 50 करोड़ के, तो उसमें से 50% दे रहा। 25 करोड़ दे रहे, 25 करोड़ मेरे, दोनों एंजॉय करेंगे। राइट। अब मान लो इस प्राची ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अच्छा दोनों की इंटेंशन क्या है? लल्लू, फ्रॉड। क्या इंटेंशन है? फ्रॉड करने की। सर क्या इंटेंशन है बेटा? फ्रॉड करने की, ठीक है। फ्रॉड तो मेरा है। अच्छा नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पे? कंपनी के शेयर होल्डर का। भाई कल को इसके पास शेयर्स आ जाएंगे 50 करोड़ के, बेच के आराम से पैसे निकाल लेंगे, है ना। तो सर हुआ क्या? कंपनी का क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस केस में लगेगी क्या बेटा? पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी। सर कितनी पेनल्टी लगेगी? अब सुनो, कंपनी हो तो उस पे क्या पेनल्टी? एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दोनों के ऊपर पेनल्टी है, ठीक है। कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। पेनल्टी बोला गया दो सिचुएशंस में। पहला बोला कितना? 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसका 5 गुना, या फिर 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। बोलो। या फिर कितना बेटा? 10 करोड़। कितना? अच्छा, इसमें जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी हायर अमाउंट, ठीक है। अच्छा, प्लस जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, मतलब जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब प्राची, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है इसको तो और लपेटेंगे सेक्शन 447 में, जिसमें जेल का प्रावधान भी है। पेनल्टी तो है, साथ में मत गया बेटा। जेल का प्रावधान भी है कि कम से कम नहीं तो 10 साल की सजा हो सकती है। हालांकि सेक्शन 447 पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में काफी बेटा, कि सेक्शन 447 क्या है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक पेनल्टी लगेगी बेटा अगर आपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है तो। समझे? लिखो।
शेयर होल्डर कुछ नहीं बोल रहा है। शेयर होल्डर को सजा होगी। और क्या? मतलब कि हाँ, और वो था चीज के। प्राची से रिकवरी हुई सारा पहले। कंपनी पेनल्टी तो पे करेगी ना भाई। प्राची से बाद में रिकवर करते रहेंगे। तो उस केस में फिर इस पे केस चलेगा अलग से। नहीं, वो इनोसेंस प्रूफ करे। एक्चुअली देखो, ये हो रहा है केस। केस करने का मतलब ये थोड़ी है कि डिफॉल्टर साबित हो चुका है भैया, है ना। वो तो प्रूफ करने वाली बात होगी ना। मान लो इसने बोल दिया कि यही थी भाई कल्प्रिट, इसे नहीं बोला कि इसमें इतना था। और है भी थोड़ा, शीज बिलोंग फ्रॉम दुबई। कहाँ से हो तुम? बिहार से है नहीं हम। नहीं, बिहार से नहीं, बिहार में कहाँ से? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सबसे बढ़िया होता है झांझी लोग। मासूम लोग होते हैं, एकदम मासूम। बिहार में मेट्रो चलेगी भाई। बिहार। इसको कुछ याद आ गया ना। यहाँ से पेन लेके जेब में रख लिया तो वो याद आ गया इसको। पटरियाँ निकाल के भग गए। ओह माय गॉड। नहीं, अंजलि ऐसी नहीं है यार, शी इज गुड। मैंने कहा ना झांझी लोग बहुत अच्छे हो। हाँ। आई होप सो, मेट्रो अच्छी चलेगी, पीली से लाल ना हो जाए वो। देखो, जीवन में मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए, तभी मजा आता पड़े। कभी तुम्हारा मजाक, कभी मेरा मजाक, है ना। कोई नहीं, लिखा है। चलो, बहुत बढ़िया। दुनिया में मजाक करते रहो। और सुनो दोस्तों, एक रूल 7 है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें हैं जो हमें याद रख। कह रहा है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म्स और उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए सुनो, जो शेयर सर्टिफिकेट है और उससे संबंधित जो भी बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको संभाल के रखना है। क्या रखना है बेटा? संभाल के। ये आपका कौन बता रहा है? रूल 7 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। ठीक है। अब जरा सुनो बच्चों, क्या कह रहा है? ऑल ब्लैंक फॉर्म टू बी यूज फॉर इशू शेयर सर्टिफिकेट। भाई सुना, शेयर सर्टिफिकेट है, उसका ना एक फॉर्म होता है। ब्लैंक मतलब उसमें कुछ फिल नहीं किया हुआ है, खाली, राइट। उस फॉर्म की बात कर रहा है। शेल बी प्रिंटेड एंड प्रिंटिंग शेल बी डन ओनली, कब बेटा? ऑथराइजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। मतलब सुनो, कभी भी शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करोगे, तभी करोगे जब शेयर, सॉरी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे बेटा? ऑथराइज करे, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन प्रोसेस पास हुई ना, तभी ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे बेटा? प्रिंट होंगे। बोलो बच्चों। एंड द ब्लैंक फॉर्म शेल बी, क्या लिखा बेटा? कॉन्सिक्वेंटली मशीन नंबर्ड एंड फॉर्म एंड ब्लॉक, राइट। और ये सारी चीजें रिलेटेड टू द प्रिंट फॉर्म शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, और कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज कर रखा हो किसने बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि सिंपल सी बात, कोई भी फॉर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज आप किसकी कस्टडी में रखेंगे? सीएस। किसके बेटा? सीएस। यानी ये सारी चीजें किसकी कस्टडी में रहने वाली है? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, सीएस नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर है जिसको ऑथराइज कर रखा हो इस काम के लिए। एंड द कंपनी सेक्रेटरी और अदर पर्सन
ऑफसेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द बोर्ड। मतलब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा? कंपनी सेक्रेटरी की या उस डायरेक्टर की जिसको हमने ऑथराइज कर रखा है, अगर सीएस नहीं है तो। ठीक है, सिंपल है। अगला देखो, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन एंड सेफ कीपिंग ए सेफ कस्टडी ऑफ ऑल बुक्स एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंक्लूडिंग द ब्लैंक फॉर्म्स, यानी जो खाली पन्ने होंगे वो भी। ठीक है, पहला कमिटी ऑफ बोर्ड, अगर है तो। बेटा देखो, आगे चल के ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा कमिटीज का। किसका? अब तुमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ना दुनिया भर के काम है। क्या बेटा? दुनिया भर के काम है। ठीक है, अब सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब उस कमेटी को कुछ काम देते नहीं, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा, मतलब अलग अलग कमेटीज बन जाती है। और उस कमेटी का क्या रहता है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन सब चीजों को लेके। तो कह रहा भैया, अगर इसकी सेफ कीपिंग को लेके ऑथराइज कमेटी को अगर हमने कर रखा है, तो उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इफ सो ऑथराइज बाय द बोर्ड। और जहां पे कंपनी है क्या है बेटा? सीएस है, तो वहां पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सुनो, सीएस नहीं है तो कमेटी को ऑथराइज कर रखा है, तो कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सीएस है तो सीएस रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसके लिए हमें कमेटी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो क्या लिखा हो, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, जहां पे सीएस नहीं है, तो डायरेक्टर स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर सच पर्पस। तो एक डायरेक्टर को हम क्या करेंगे बेटा? ऑथराइज कर देंगे, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझ में आया? अच्छा, अगला देखो। कहते हैं सभी बुक्स मेंशन्ड अबव शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर नॉट लेस देन कितना बेटा? 30 साल तक। प्रिजर्व मतलब क्या होता है? संभाल के रखना। कितने साल तक बेटा? भाई याद करना, एग्जाम में प्रश्न बनता है इसके ऊपर। यानी कि सर जितने भी शेयर सर्टिफिकेट से लेके बुक्स हैं, वो सारे के सारे बुक्स हमें कितने साल तक संभाल के रखना है? 30 साल तक। कितने साल तक बेटा? 30 साल तक, राइट। इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस शेल बी प्रिजर्व परमानेंटली। अगर कोई डिस्प्यूटेड केस है तो फिर उसको कब रखोगे बेटा? परमानेंट बेसिस। मतलब अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो 30 साल, अगर डिस्प्यूटेड है तो मान लो एक शेयर सर्टिफिकेट डिस्प्यूट चल रहा है कि शेयर मेरे नाम पे, शेयर उसके नाम पे है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप कितने साल तक रखोगे? परमानेंट। बट डिस्प्यूट नहीं है, नॉर्मल केसेस है तो 30 साल तक। क्लियर है? हेलो, कहते ऑल सर्टिफिकेट सरेंडर टू कंपनी शेल इमीडिएटली टू बी डिफेस्ड बाय द स्टैम्प और प्रिंटिंग द वर्ड कैंसल in bold letter and shall be destroyed after the expiry of 3 years from date of the surrender. Such authority of the resolution of board and the presence of duly appointed of by the board of director। मतलब उस पर्सन के प्रेजेंस में जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर रखा बेटा? अच्छा सुनो, इसको लेके एक सिचुएशन चार्ट बनाया था सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। अरे बेटा तो सारे करवाए ना, मैं पागल हो जाऊंगा। तो जरूरत क्या उसकी? याद करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे ना। बुक्स किस लिए है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं लिखवा सकता आपको, है ना। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं जरूर लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अब ये बात कर रहा है किसकी बेटा? प्रिजर्वेशन की। किसकी बात कर रहा है? प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शेयर सर्टिफिकेट। लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ना 3 केसेस है बेटा। कितने केसेस हैं? पहला, नॉर्मल केस। अब मैं जब नॉर्मल केस बोलूं, समझ जाना इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, डिस्प्यूटेड केस। और तीसरा, सरेंडर ओल्ड सर्टिफिकेट। 3 केस हो गए। बोलो रे, नहीं बोलो। पहला क्या है? नॉर्मल केस। दूसरा क्या है? डिस्प्यूटेड केस। तीसरा क्या है? सरेंडर केस। कहता है सर अगर नॉर्मल केस है तो प्रिजर्व ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर 30 ईयर। अच्छा, 30 साल से कम रख सकते हो? ज्यादा? हाँ, ज्यादा पॉसिबल है बट कम नहीं हो सकता। 30 साल से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर डिस्प्यूट का केस है, प्रिजर्व ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट, रिलेटेड टू, तो ये हमें रखना है कब? परमानेंटली। अरे यार, क्या रखना है बेटा? परमानेंटली। यहाँ पे 30 साल का क्राइटेरिया
नहीं है। अच्छा, ये हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये सेवन। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा? फुल सेवन। अच्छा, अगर सरेंडर का केस है तो सबसे पहले तो आप उस डॉक्यूमेंट को डिफेस कर दोगे। क्या कर दोगे? डिफेस। कैसे? या कंपनी का उसमें स्टैंप लगा दोगे? बोलो। या उसमें कैंसिल लिख दोगे? क्या लिख दोगे? कैंसिल लिख दोगे, मतलब उसको डिफेस करना, आपको खराब करना है, ठीक है। और इसको प्रिजर्व रखना है कितने साल तक? प्रिजर्व। अरे यार, प्रिजर्व फॉर 3 ईयर। मतलब डिफेस कर दोगे और प्रिजर्व रखोगे कितने साल तक बेटा? और 3 साल के बाद क्या करोगे? डिस्ट्रॉय। देयर आफ्टर डिस्ट्रॉय कर दोगे। बट डिस्ट्रॉय करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन होनी चाहिए, और वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंस होना जिसको ऑथराइज किया गया। देखिए, सीएस के सामने या कमेटी के सामने बेटा डॉक्यूमेंट क्या कर जाएंगे? डिफेस कर जाएंगे। समझ में आया? ये है बेटा प्रिजर्वेशन को लेके कॉन्सेप्ट। लिखिए। क्या हो गया मोटी? समझ आ रहा भाई? देखते हैं। नहीं, दिसंबर नहीं। देखो, एक बार ना मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निपटा दूं, फिर शुरू करना। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निपटने में मान लो आपका अक्टूबर जाएगा, वो मैं भी नवंबर से शुरू कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, समटाइम ऐसा कुछ नहीं, देखो पैटर्न नहीं है कुछ। कभी कभी तो 50, अगर आप बुक देखोगे 50 मार्क्स की वोटिंग है इसमें। ठीक है, पर जरूरी नहीं 50 नंबर का आएगा ही आएगा। आता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों ने एक बार क्या हुआ, 50 नंबर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया हुआ था पिछले साल, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है। बच्चों ने भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पढ़ा, भाई 10 नंबर का आया उस एग्जाम। तो आपको पढ़ना पूरा कंपनी लॉ है। ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ पैटर्न बना लिया कि इसी पैटर्न से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। सीए वाले की तरह नहीं करना भाई। उनका पैटर्न अलग है, तुम्हारा पैटर्न अलग है। एक मेरे दोस्त हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने ना भी एग्जाम दिया था सीएस एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि सीएस सीटी और सीएस फाउंडेशन तो एग्जेम्प्टेड होता है, अगर जो सीए वगैरह है तो। फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया था उन्होंने। इज ए टैलेंटेड एक्चुअली। मैं तो ये निकाल रहा यार। कंपनी लॉ पता है कितना नंबर? 5 नंबर। कंपनी लॉ में, ठीक है। और जेआई जेल में आए थे शायद 12 नंबर। अकाउंट्स में अच्छे थे उनके, 62 थे, 65 थे ऐसे। ठीक है। और जो, और कौन सा एसबीआई, उसमें आए थे शायद 16-17 नंबर आए थे। तो भैया ये ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अगर मैं भी आज एग्जाम देने जाऊंगा ना, हालांकि मैं तो अच्छे कर लूंगा इसमें, बाकी सब में दिक्कत होगी मेरे को, कंपनी में तो अच्छा कर लूंगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया, और आपको पता है सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो किसके पास है? स्टूडेंट के पास। ठीक है ना। तो क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, तुम सब चीज से अवेयर हो, पर जैसे सीएस बन जाओगे फिर तुम सब चीज से अवेयर नहीं रहोगे। तुम्हें नॉलेज तो होगी, पता तो होगा, पर धीरे धीरे तुम्हारी स्मृति कम होती रहेगी, और जो चीज पे ज्यादा फोकस है उस पे ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोस्तों एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 नंबर है कम में। हाँ बिल्कुल सर, डिपॉजिटरी है, मर्चेंट बैंकर है ना। हर जगह काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द योर ट्रेनिंग कहाँ हुई है आपकी। सब जगह सर। पर रजिस्ट्रार के पास ना आपको गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा उसका, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी हो जाती है। हालांकि टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं, जैसे सेबी रखता है सीएस को टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है। और भी मिनिस्ट्रीज में होती है टेम्पररी बेसिस पे जॉब्स, एक एक साल के लिए। बट उसका फायदा नहीं है यार। थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलता है, बट अगर परमानेंट है फिर तो मजा आ जाए। मेरे दोस्त था, उसने 1 साल सेबी में काम किया हुआ है, बट अगेन टेम्पररी बेसिस, एग्जाम दिया था उसने, तो टेम्पररी बेसिस पे था, परमानेंट नहीं था। और कुछ एग्जाम ऐसे निकलते हैं जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चे होते हैं जो सेबी में बैठे होते हैं एग्जाम देके, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होता, तो एक पैच पे काम कर रहे होते हैं। वहां पे सीएस बैठा है, उसको नॉलेज है, वो उनको गाइड कर रहा है, वो काम कर रहे हैं।
और उसी में जो पर्सन बैठे हैं क्या पढ़ के क्या आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं, इंग्लिश पढ़ के आते हैं, मैथ्स पढ़ के आते हैं, कहाँ है इन सब चीजों का क्या काम है, रीजनिंग पढ़ के आते हैं। तो क्या होता है मतलब उसमें, एसएससी का सिलेबस बता दो मुझे जरा, कहाँ है लॉ वगैरह। फिर जैसे इनकम टैक्स में बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या पढ़ के आते हैं भाई, इनकम टैक्स पूरा अलग है, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत नॉलेज होती है ऊपर ऊपर की बस। और तुम तो भैया जाइंट होल्डर हो नॉलेज की, अगर तुम उनके सामने हार जाओगे फिर लालच हो तुम लोगों को। ठीक है, अगर कंपनी में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तुम्हें बोले कि मुझे ज्यादा आता है तो उससे तो बेइज्जती है तुम लोगों को। खैर जो भी है, यही लिखा आप लोगों ने, समझ में आया दोस्तों। क्या से द above mentioned provision shall not apply to cancellation of certificate of security of section 6 subsection 2 of the depository act when such certificate are cancelled according to the SEBI। और obvious सी बात है, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो अगर शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी ने कैंसिल करा तो फिर ये प्रोविजन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? बोलो, नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, अच्छा क्या लिखा हुआ है, सोसाइटी जनरल डी आरएस वर्सेस वॉल्टर। अब ये केस लो है दोस्तों, जरा पढ़ लेते हैं इस केस लो के फैक्ट्स। कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इज एविडेंस to the effect of allottee is holding the certain number of shares of the company nominal showing their nominal and paid up value and distinction number. This certificate of prima facie evidence of title of the shares in possession of the shareholder। अब ये क्या है सर, देखो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। इस केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के पास शेयर सर्टिफिकेट है और उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं, तो उसको प्राइमा फेसी हम क्या मानेंगे, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप का एविडेंस माना जाएगा और उसको ही उस शेयर्स का मालिक समझा जाएगा। समझ में आए, लिखो नाम लिखो केस लॉ का, डिक्टेट करवा दूं तो चोट ठंड लग रही है इसी बंद करवा दूंगा, बीमार पड़ेगा तो वैसे बोलेंगे, वो नहीं रहेगा उसको लिखने में लायक, ये केस लॉ का नाम लल्लू। हो गया, देखो in this case, comma, share certificate is a prima facie evidence for prima facie evidence for like share certificate is a prima facie evidence for title of shares, title of shares, टाइटल मतलब क्या होता है, ओनरशिप, टाइटल मतलब क्या होता है जी, ओनरशिप, ठीक है जी, बोलो यार। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, घनश्याम चतुर्भुज वर्सेस इंडस्ट्रियल कैरामिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इस केस में क्या डिसाइड हो, देखो कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट इज ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ टाइटल एंड द शेयर सर्टिफिकेट इज द डिक्लेरेशन बाय द कंपनी दैट अ पर्सन हुज नेम इन द सर्टिफिकेट इशू द शेयर होल्डर द कंपनी। और वही बात है, सेम सिचुएशन है कि शेयर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे होगा उसी को उसका क्या माना जाएगा, ट्रू ऑनर समझा जाएगा, तो उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, अगला देखो क्या बेटा केस लॉ, ब्लूथ मेंथल वर्सेस फोर्ड। कहते हैं ऑल्सो द कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट द अमाउंट मेंशन, मतलब सिंपल सी बात है, जो मेंशन उसमें लिखा हुआ है और वो पेड अप लिखा है तो कंपनी उस पर फिर क्या नहीं कर सकती, डिस्प्यूट रेज नहीं कर। जैसे मान लो आपने शेयर सर्टिफिकेट में लिखा था 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए ही पेड अप है, बाद में आप नहीं बोल सकते नहीं इसने तो 8 रुपए दिए थे, तो सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है वही मानेंगे। अच्छा तुमने 10 रुपए दे दिए बट उसमें 8 रुपए लिखा है, हम कितना मानेंगे, 8 रुपए ही मानेंगे, आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्राइमा फेसी क्या बेटा, एविडेंस है कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वही अंतिम सत्य है। क्या है बेटा वो, वही अंतिम सत्य है, समझ में आए, बोलो। इसमें लिखना है केस लो, लिख लो, ब्लूथ मैंथल वर्सेस फोर्ड, ऊपर वाला तो सेम ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
इसमें लिख लेना, कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट, कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट इट related to the amount mentioned on certificate, related to the amount mentioned on certificate. तो सर्टिफिकेट पे बेटा जो नाम लिखा हुआ है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, क्या कैसे बेटा, पहला एन सेंस फ्रेस्को रेलवे कंपनी। अब इस केस में क्या था देखो, as already mentioned, a person acting as a share certificate issued by the company may recover compensation or damage suffered by him. The measure of the damage in the value of the shares at the time refusal of the company recognize him as a shareholder together with the interest as सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहा है, अगर कंपनी ने आपको शेयर होल्डर रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, तो क्या आप डैमेज क्लेम कर सकते हो कंपनी से? हाँ, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या? हाँ, पर डैमेज क्लेम कितना करोगे, जितना शेयर सर्टिफिकेट में अमाउंट मेंशन करा हुआ। भाई कंपनी आपको शेयर होल्डर नहीं मान रही है, आप कह रहे हो ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है, आप केस करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरा पैसा चाहिए वापस। अब उसमें जो भी अमाउंट लिखा होगा वो डैमेज आपको क्लेम करना पड़ेगा, और साथ के साथ अगर चाहे इंटरेस्ट वगैरह भी क्लेम कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये केस था बेटा पहला, एंड सिंस वेस्को रेलवे कंपनी। समझ में आया? बोलो यार, इसको भी लिखना है, लिख लो। फोनों में साइलेंस का ऑप्शन आता है? मेरे फोन में तो आता है, तुम्हारे फोन में आता है? हाँ, तो करो ना साइलेंट उसको ना, लाइक इम्पोर्टेंट कॉल। को भी किया, इसमें लिखो, इफ कंपनी, इफ कंपनी डेनाई, इफ कंपनी डेनाई पर्सन एज a shareholder, person as a shareholder, then he can claim damages. He can claim damages from company on the basis of share certificates. From company on the basis of share certificate. तो शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, डैमेज क्लेम कर सकते। समझ आए? पक्का जी? श्योर है जी? लॉक कर दें? कितने केस पढ़ लिए? तीन? चार पढ़ लिए, दो सेम ही है। क्या लिखा हुआ है? whether share certificate an official publication or not। अब सर ये ऑफिशियल पब्लिकेशन होता क्या है? इधर देखो, सुनिए, मान लो ये कंपनी है, कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या मेमोरेंडम एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है? क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स हैं? बोला यार। क्या प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेमोरेंडम है, ये जो आर्टिकल है, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इन डॉक्यूमेंट को कैन पब्लिक एक्सेस कर सकती है? बोलो बेटा, क्या कंपनी में पब्लिक इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकती है? हाँ, मेमोरेंडम को भी देख सकती है, आर्टिकल को भी, और अच्छा तो पब्लिक के लिए जो चीज अवेलेबल है, क्या वो एक तरीके से कंपनी का ऑफिशियल पब्लिकेशन हो गया? क्या हो गया बेटा? ऑफिशियल पब्लिकेशन हो गया, कि कंपनी इन सभी को क्या कर सकती है बेटा, पब्लिक को प्रोवाइड कर सकती है, और पब्लिक इजीली बेटा इसको एक्सेस कर सकता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि शेयर सर्टिफिकेट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी और नॉट?
क्या शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का डॉक्यूमेंट है या नहीं? बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंट तो है, बट क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? कैसे? शेयर होल्डर। तो क्या अगर मैं चाहूँ कंपनी की शेयर सर्टिफिकेट चेक नहीं कर सकता? तो फिर है, तो मेमोरेंडम भी तो हम इंडिविजुअली चेक करते हैं। ऐसे यानी मैं शेयर सर्टिफिकेट देख सकता हूँ कंपनी? हाँ या ना? मैं कोई भी नहीं हूँ, पब्लिक हूँ, आम जनता। क्यों? नहीं, इंस्पेक्शन वगैरह करनी हो तो? सर डॉक्यूमेंट है, बट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बेटा? पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। बोलो। तो कंपनी का और शेयर होल्डर का यहाँ पर क्या है बेटा? पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है भैया, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। एमओयू थोड़ी है, कोई भी मोटा के देख लेगा इसको। हाँ, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इजीली हम देख नहीं सकते, तो क्या पब्लिक ऑफिशियल पब्लिकेशन है? नॉट कंसिडर ऑफिशियल पब्लिकेशन, तो इसको हम ऑफिशियल पब्लिकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आए? बोलो यार, लिखा है इसको। हो गया? हो गया दोस्तों ये? इसको क्या हो गया? देखो बेटा,
कहते हैं द क्वेश्चंस वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन वाज कंसीडर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, ठीक है। वाइड सर्कुलेशन में देख, it will be seen that in terms of section 44 of the Companies Act 2013, the shares is a company or the movable property transferable in such manner as may be provided in the article of offer. आओ और आओ, एक मिनट आओ।
हाँ जी, देखो इधर, ठीक है, कहते हैं सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट provide that the certificate under the common seal of a company specifying the shares held by the number of held by the member shall be prima facie evidence of the title of the member of such shares। मतलब यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था ना कि जो भी शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं वो टाइटल है किसका बेटा, शेयर होल्डर का, कि उसने इतने शेयर होल्ड करे हुए, ठीक है। 10 शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी शेयर जो है बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर हो सकती है बेटा इन मैनर एज मे प्रोवाइड इन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, एंड शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल आर मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट अ पब्लिकेशन इन नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। मतलब शेयर सर्टिफिकेट पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, मेंबर्स और कंपनी के बीच में, तो भैया वो ऑफिशियल पब्लिकेशन तो ऑफिशियल पब्लिकेशन है क्या, नहीं है सर, समझ में आए, बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे, चलो फिर आज के लिए इतना ही करा दो, इसके आगे की कहानी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।